हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन, इससे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर सवाल सॉल्व करो और सारे सवाल सॉल्व होंगे और कुछ चीज़ें समझ में भी आएंगी जो हो सकता है आपने फैक्ट पढ़ने के दौरान या मेंस के दौरान नहीं पढ़ा होगा। 1927 की कहानी है, 1927 की कहानी है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में एक ऐसा काम किया गया, इट मीन्स कहने का कि इन्होंने जो साइमन कमीशन फॉर्म किया, इसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अचानक से बढ़ा दिया। हुआ क्या था कि 1919 का जो अधिनियम था, 1919 का जो एक्ट था, उस एक्ट जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, उसमें प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ था कि 10 साल के बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति के दिशा में जो भी काम हुआ है उसके समीक्षा के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये था। इसके अकॉर्डिंग आयोग कब बनना चाहिए था? 1929 में, 1929 में आयोग बनना चाहिए था। लेकिन आयोग बन कब गया? तो 1927 में। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड में होना था आम चुनाव। जो आम चुनाव होना था 1929 में, इसमें सरकार जो थी उसको पता था कि हम अब जाएंगे। ठीक है, सरकार को पता था कि हम हारने वाले हैं, और वो लिबरल पार्टी की सरकार थी, उसको पता था कि हम जाने वाले हैं, और लेबर पार्टी की सरकार जो है आने वाली है। अगर इसके टाइम में कमीशन बना तो बहुत सारा भंडाफोड़ भी होगा और भारतीयों को बहुत कुछ मिल जाएगा। इसको लेकर आनन फानन में क्या किया गया, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन फॉर्म कर दिया गया। साइमन कमीशन फॉर्म कर दिया गया और इसी को भारतीय संविधान आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन कहा जाता है। इसमें, इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, सॉरी। और ये तीनों प्रमुख पार्टी के मेंबर इसके अंदर थे, कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल। तीनों ही पार्टी के 7 मेंबर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर एक भी भारतीय नहीं था, इंडियन एक भी नहीं थे। अब मामला फंस गया। और ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश सोची कि अगर हम इंडियन को डालेंगे तो ये कमेटी बड़ी हो जाएगी। क्यों बड़ी हो जाएगी? क्योंकि अगर किसी को मुस्लिम लीग से चुन लेते हैं तो कांग्रेस नाराज, कांग्रेस से चुनेंगे तो मुस्लिम लीग नाराज, और दोनों को चुनेंगे तो लीग बड़ी हो जाएगी और इसको अपना रिपोर्ट देने में टाइम लग जाएगा। इनको तो आनंद फानंद में रिपोर्ट चाहिए था। तो इसको लेकर इन्होंने सोचा कि अगर किसी को नहीं लेंगे तो कोई पंगा ही नहीं होगा, मामला खत्म। तो इसको लेकर उन्होंने किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि केवल ब्रिटिश संसद के सदस्यों को ही शामिल किया जाएगा। तर्क इन्होंने ये दिया साथ में कि ये उन्होंने सोचा था, और तर्क क्या दिया कि ब्रिटिश संसद के लोगों को ही शामिल किया जाएगा। लेकिन यहां भी मामला बना नहीं। मामला इसलिए नहीं बना कि उस समय भी 2 भारतीय वहां पर थे, एक थे लॉर्ड सिन्हा और मिस्टर सकलातवाला। तो ये दोनों उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे। तो ये भी कहना कि भारतीय कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं है, ये भी लॉजिक इनका चला नहीं। रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही साइमन आती है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन सबसे पहले बंबई के पोर्ट पर उतरा, और हर जगह उनको साइमन गो बैक और काला झंडा से उनको काला झंडा दिखाया गया। साइमन को व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था। पूरी तरह से कांग्रेस के 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ, उसमें साइमन कमीशन के पूरे बहिष्कार की बात की गई, फुल बहिष्कार की, और हर जगह किया भी गया, इवन बिहार के अंदर भी किया गया। साइमन जो है 2 बार भारत आते हैं, ये साइमन कमीशन 2 बार भारत आते हैं, और लगभग 2 साल इनको रिपोर्ट तैयार करने में लग गया। इसी दौरान साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचे तो वहां भी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक छोटी सी टीम थी, टुकड़ी थी, यानी पब्लिक थी, उन्होंने विरोध किया। तो विरोध किया, साइमन गो बैक का नारा लगाया, साइमन वापस जाओ। यहां पे सांड्रस के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम थी, इसने लाठीचार्ज कर दिया। उसी में लाला लाजपत राय को लपेटे में ले लिया, बेचारे उनको बुरी तरह से पीटा गया, और उसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। इसी पे इनका स्टेटमेंट भी है ना, मेरे शरीर पे किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेज सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। तो हुआ जिसके कारण उनका फाइनली इंटरनल चोट लगने के कारण डेथ हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ। अभी
साइमन कमीशन का लगभग सब पार्टी ने विरोध किया था, लेकिन मोहम्मद शफी के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग था ना, उसने स्वागत किया था। अदरवाइज सभी ने, लिबरल हो, हिंदू महासभा हो, सबने विरोध किया था। केंद्रीय महासभा में भी इस कमीशन का स्वागत नहीं किया गया। उसके बाद बंगाल पंजाब में इससे आतंकी कार्यों को प्रोत्साहन मिला। इसका मतलब ये है सिंपल कि ये आए ना, तो जो भी इसके विरोध में किया जा सकता तो वो भारत में हो रहा था। और जब लाला लाजपत राय मारे गए थे तो सैंडर्स उत्तरदायी था, तो बाद में भगत सिंह ने इसकी हत्या लाहौर में कर दी। दूसरी तरफ भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बम भी फेंका है लखनऊ असेंबली में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग घटनाएं हुई। जब विद्रोह ज्यादा होने लगा तो सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कमीशन में केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका से भी कुछ चुने हुए प्रतिनिधि बुलाए। उन्होंने देखा कि ये साइमन कमीशन का जम के विरोध हो रहा है, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका में जो भारतीय मेंबर थे उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर बुलाया गया, लेकिन उनको कोई राइट नहीं दिया गया, कोई अधिकार नहीं दिया गया। और इस प्रस्ताव का भी विरोध हुआ और विधायिका में अपना, और जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के विधायक जिनको बुलाया गया था उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि देने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो आप बुला रहे हो, कोई राइट है नहीं, तो क्या फायदा बुलाने का, तो उसको लेके इन्होंने इनकार कर दिया। अब यहां पर ये तो कहानी होगी बहुत सारी, इसके अंदर भी फैक्ट्स थे आपके। साइमन कमीशन जब 27 मई 1930 को, कब रिपोर्ट देता है? 27 मई 1930 को जब रिपोर्ट देते हैं तो उसके अंदर जो रिकमेंडेशन है इस पे सवाल गलत हो सकते हैं, तो इसको ठीक से सुन लीजिए। पहला, केंद्र में अनुत्तरदायी, यानी इनका सीधा रिपोर्ट में था कि केंद्र में उत्तरदायी शासन की जो मांग की गई थी इसको इन्होंने पूरा डिनाई कर दिया यानी उपेक्षा की, और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की भी सिफारिश नहीं की गई। वही जब सब्जेक्ट बदलता था ना, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, हस्तांतरित और आरक्षित में, तो वो भी नहीं किया गया। इसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका, यहां पे क्या हुआ? यहां पे सिफारिश की गई कि संघीय आधार पे केंद्रीय व्यवस्थापिका का फिर से पुनर्गठन होना चाहिए और केंद्रीय विधानसभा में भावी संघ में शामिल होने वाले प्रांत के प्रतिनिधि शामिल और उनके देशी रियासत के प्रतिनिधि भी शामिल होने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रांत से भी रिप्रेजेंटेशन होगा और देशी रियासतों का भी होगा, और वे संघ में मिलने को तैयार हो जाए तब। ठीक है, दोनों सदनों के गठन हेतु अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, डायरेक्ट की बात नहीं की गई थी। यहां पे 1919 में जो प्रांत में द्वैत शासन लगाया गया था उसके अंदर बहुत सारे इनको दोष दिखे, जिसके कारण द्वैत शासन की समाप्ति की बात की और प्रांतीय स्वायत्ता देने की बात की, प्रांत को स्वायत्ता देने की बात की गई थी। यहां पे एक ये भी प्रोविजन था कि संघीय संविधान बनाया जाए। ठीक है, और भविष्य में भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए जहां प्रत्येक प्रांत अपने अपने क्षेत्र में क्या हो, तो स्वायत्त हो, अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हो, लेकिन उनको मिला के एक फेडरेशन बना दिया जाए। मताधिकार, जो वोटिंग राइट था 1926 में 3%, उसको बढ़ा के 10% जनसंख्या को दिया जाए, तो यह भी रिकमेंडेशन इनका था। और प्रांतीय विधानमंडल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, इसको बढ़ाने के लिए। और यहां पे जो प्रांतीय विधानसभा है उसको विस्तार करने की बात की थी और डायरेक्ट इलेक्शन से वहां पे प्रतिनिधि चुनने की बात की गई। हाईकोर्ट को भारत सरकार के नियंत्रण में रखने का बात किया गया और वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया। इसके बाद उड़ीसा और सिंध को अलग करके अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। गवर्नर और गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान दे। एक्चुअली स्प्लिट एंड रूल वाला जो था उस पर इनको ज्यादा काम करने के लिए और छूट दिया गया। 1919 में प्रोविजन था कि 10 साल पे एक आयोग का गठन होगा। इसकी जो व्यवस्था थी संवैधानिक आयोग के गठन की हर 10 साल पे, इसको इन्होंने समाप्त करने का भी रिकमेंडेशन दिया। उसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी जो कम्युनल आधार पे जो इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम था उसको जारी रखने की सिफारिश की, कहा कि वो कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से चौतरफा ये विद्रोह हुआ। हर तरफ जब विद्रोह हो रहा था तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला, दिया जाएगा, कब कैसे ये नहीं। और संविधान के लिए
गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो इसी साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1930, 31 एंड 32 में, वो भी हम लोग आगे करेंगे। और इसी के आधार पे 1935 में भारतीय संविधान बना था। नहीं सॉरी, 1935 का जो संवैधानिक अधिनियम था वो आया था। तो इस तरह से साइमन कमीशन का इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था। इसमें दिक्कत क्या था कि स्वराज की मांग नहीं की गई थी। केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना को एकदम रिजेक्ट कर दिया गया था। प्रांत में उत्तरदायी मंत्रिमंडल की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन गवर्नर के पास ऐसी विशेष शक्ति की सिफारिश की गई थी जिससे वो जो उत्तरदायी शासन है उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। वहां पर भी ब्रिटिश सरकार हावी हो जाएगी इलेक्टेड मेंबर चुनने के बाद भी। तो इस तरह से जो साइमन कमीशन है और उसका जो रिपोर्ट है, वहां से आप सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे।